अनीता चौधरी, गरिमा चौधरी, शिवानी चौधरी, जया दामोर, शालू प्रजापत। मोनिका चौधरी आ गई। संगीता गौड़, मोनिका चौधरी, भावना कंवर, मनीषा बैरवा, सोनाक्षी, समीक्षा, बेटा डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको कम करो। डिस्टर्बेंस आ रहा है, किसका आ रहा है? मनीषा बैरवा, हाँ बेटा आज स्टार्ट करते हैं कैलेमाइटिस के बारे में। कैलेमाइटिस, इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति कौन कौन सी है? कैलेमाइटिस को किस में रखा गया है? प्रभाग डिवीजन कैलेमोफाइटा और स्पिनोफाइटा में रखा गया है। क्लास कौन सी है? क्लास है कैलेमोप्सीडा, क्लास है कैलेमोप्सीडा। और इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि स्तंभ में पर्व एवं पर्व संधियों की उपस्थिति होती है, इसलिए कैलेमाइटिस को कैलेमोप्सीडा कुल क्लास में रखा गया है, क्योंकि स्तंभ में पर्व एवं पर्व संधियों की उपस्थिति होती है। पत्तियां लघु पर्णी होती हैं एवं पर्व संधियों पर चक्रिक क्रम में पत्तियां व्यवस्थित होती हैं। और कौन से गण में, ऑर्डर में कैलेमाइटिस को रखा गया है? ऑर्डर है इक्यूसिटेल्स। अब क्यों रखा गया है? इसका रीजन क्या है बेटा? क्योंकि तना शाखित होता है, तना ब्रांच्ड होता है एवं शाखाएं अनुप्रस्थ चक्रिक क्रम में व्यवस्थित, अनुप्रस्थ चक्रिक क्रम में शाखाएं व्यवस्थित होती हैं। दूसरा क्या है? पर्व एवं पर्व संधि एक दूसरे से एकांतरित रूप में पाए जाते हैं। तीसरा संवहनी बंडल यूस्टेलिक साइफोनोस्टील होता है। और कैलेमाइटिस को फैमिली कैलेमाइटेसी में रखा गया है। क्यों? क्योंकि पहला फीचर है मुख्य पादप शरीर वृक्ष समान स्पोरोफाइट होता है, मतलब मेन प्लांट बॉडी इज ट्री लाइक स्पोरोफाइट। दूसरा, तना व शाखाओं में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड इन ब्रांचेस एंड स्टेम। तीसरा है शंकु में बंधे सहपत्र स्टेराइल ब्रैक्ट्स एवं स्पोरेंजियोफोर एकांतर क्रम में या एकांतर चक्र में उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं कैलेमाइटिस
मतलब the generic name Calamitis was initially given to the pith cast of stems and branches of Paleozoic times, but subsequently the entire arborescent spinosids were referred as Calamitis. एक बार सोनाक्षी को एडमिट कर देती हूँ, बेटा डिस्टर्बेंस अभी भी आ रहा है. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, तो Calamitis was a large and highly branched tree. It is difficult to make an estimation of the height of Calamitis because of the fragmentary nature of the fossils. It appears that it attained a height of 20 to 30 meters. The internal diameter of the stem of Calamitis was 40 centimeter. So the plant of Calamitis was differentiated into underground rhizome, roots and aerial shoot. अब बात करते हैं जीनस कैलेमाइटिस की. यह जीवाश्मीय अश्वपुच्छ हॉर्स टेल कुल कैलेमाइटिसी का एक प्रमुख सदस्य है. इस कुल के सदस्यों का उद्भव डिवोनियन पीरियड, डिवोनियन काल में हुआ था एवं कार्बोनिफेरस पीरियड में ये पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाई जाते थे. मतलब एक काल था कार्बोनिफेरस काल. इस युग में जो कैलेमाइटिस के पादप थे वो पृथ्वी पर प्रमुख वनस्पति के रूप में पाए जाते थे. इसके पश्चात धीरे धीरे ट्राइसिक युग, ट्राइसिक पीरियड के पूर्वार्ध में कैलेमाइटिस के पादप पृथ्वी के मानचित्र से विलुप्त हो गए. इन वृक्ष समान जीवाश्मीय अश्वपुच्छ पौधों फॉसिल हॉर्स टेल्स का प्रमुख पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता था. मतलब इस जीवाश्म कैलेमाइटिस का जो मेन प्लांट बॉडी थी, प्रमुख पादप शरीर था, उसको क्या कहते थे? बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट. तो ये देखने में जीवित शाखीय अश्वपुच्छ इक्यूसिटम के समान होते थे. इनके कुछ सदस्य शुपीय स्वभाव, श्रब हैबिट के भी होते थे. तो कैलेमाइटिस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सुकावो ने मज्जा कास्ट का वर्णन करने के लिए किया था. इससे पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा कैलेमाइटिस गन्ना या विशाल घास या बांस के समकक्ष पादप माना जाता था. प्रारंभ में इस नाम कैलेमाइटिस का प्रयोग केवल मज्जा कास्ट के संदर्भ में ही किया जाता था. मतलब सबसे पहले जो कैलेमाइटिस का प्रयोग था, कैलेमाइटिस को क्या माना गया? मज्जा कास्ट. लेकिन आगे चलकर अनेक बॉटनिस्ट, वनस्पति शास्त्रियों द्वारा कैलेमाइटिस नाम का उपयोग संपूर्ण पादप शरीर अर्थात जड़, तना, पर्ण एवं जनन संरचनाओं के लिए किया जाने लगा. उपरोक्त संरचनाओं का वर्णन विभिन्न जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग कूट वंशों की पहचान स्थापित करके किया गया है. कैलेमाइटिस का मुख्य पादप शरीर मध्यम ऊंचाई का वृक्षकाय बीजाणुद्भिद होता था. मतलब कैलेमाइटिस का जो पादप शरीर था बेटा, प्लांट बॉडी क्या है कैलेमाइटिस की? स्पोरोफाइट थी. और ये बीजाणुद्भिद था. बीजाणुद्भिद कैसा था? वृक्ष के समान था. और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 20 से 30 मीटर तक की थी. ऊंचाई कितनी थी? 20 से 30 मीटर तक की थी. तो कैलेमाइटिस का मुख्य पादप शरीर मध्यम ऊंचाई का 20 से 30 मीटर तक वृक्षकाय बीजाणुद्भिद होता था. लेकिन इनके बड़े वृक्षों में भी जमीन की सतह के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करने वाला
भूमिगत प्रकंद पाया जाता था। इस प्रकंद से इक्यूसिटम पादप के समान ही वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती थी। ये प्रकंद पर्व एवं पर्व संधियों में विभेदित होता था। प्रत्येक पर्व संधि पर अपस्थानिक कलिकाओं का एक चक्र पाया जाता था। मतलब जो इसमें क्या पाया जाता था, इनके बड़े वृक्षों में, कैलेमाइटिस के बड़े वृक्षों में एक अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता था, भूमिगत प्रकंद पाया जाता था, और इस भूमिगत प्रकंद से वायवीय शाखाएं उत्पन्न होती थी। तो याद करने की बात क्या है, इसमें कैलेमाइटिस में एक अंडरग्राउंड राइजोम पाया जाता था, और इस अंडरग्राउंड राइजोम से एरियल शूट्स, वायवीय शाखाएं निकलती थी, और यह प्रकंद जो राइजोम है पर्व व पर्व संधियों में विभेदित होता था। प्रत्येक पर्व संधि पर अपस्थानिक कलिकाओं का एक चक्र पाया जाता था। विभिन्न पादप जीवाश्म वैज्ञानिकों द्वारा कैलेमाइटिस पादप शरीर के विभिन्न भागों का अध्ययन कुछ निम्न कूट जनरा, निम्न फॉर्म जनरा के अंतर्गत किया गया है। ये अग्र प्रकार से हैं। पहला है जड़। जड़ रूट को क्या कहते हैं बेटा, एस्ट्रोमाइलॉन। एस्ट्रोमाइलॉन। तो कैलेमाइटिस के पादप शरीर की जड़ों के जीवाश्म पेट्रीफाइड संरचना के रूप में प्राप्त हुए हैं, एवं इनका वर्णन कूट वंश फॉर्म जीनस एस्ट्रोमाइलॉन के अंतर्गत किया जाता है। इनकी संरचना तने के समान दिखाई देती थी, परंतु इनमें पर्व इंटरनोड्स एवं पर्व संधियां अनुपस्थित होती थी। तो बेटा रूट को क्या कहते हैं कैलेमाइटिस में, फॉर्म जनरा है एस्ट्रोमाइलॉन, और यह एस्ट्रोमाइलॉन सभी के थी, लेकिन इस एस्ट्रोमाइलॉन मतलब जड़ में पर्व संधियां व पर्व एब्सेंट थी, अनुपस्थित थी। तो अधिकांश वनस्पति शास्त्रियों के मत अनुसार ये अपस्थानिक जड़ें होती थी। तो जड़ें कैसी थी बेटा, एडवेंटिशियस होती थी। वापस डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको कम करो बेटा। जड़ों की उत्पत्ति वायवीय प्ररोह के आधारीय भाग एवं प्रकंद की पर्व संधियों से होती थी। तो यह है रूट की बात। तो मतलब the plant was differentiated, the plant of Calamites was differentiated into underground rhizome, roots and aerial shoots. The underground rhizome was horizontal and differentiated into nodes and internodes. At each node, words of adventitious roots were present. The arborescent aerial shoot of the plant Calamites had a central axis bearing lateral branches. The central axis developed from the buds present at the nodes of the horizontally growing rhizome. So the aerial shoot had a conspicuous articulated structure with nodes and internodes. अब मैं बात करती हूँ about the anatomy of the root of Calamites. कैलेमाइटिस की जड़ की आंतरिक संरचना। तो जब अपन कैलेमाइटिस की जड़ की अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करते हैं, तो कैलेमाइटिस की जड़ में कुछ प्रमुख क्षेत्र विभेदित होते हैं। पहला है बेटा वल्कुट कॉर्टेक्स। तो यह बहुपंक्तिक मल्टीसेरिएट एवं मृदुतकीय कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता था। मतलब जो कॉर्टेक्स था मल्टीसेरिएट था, बहुपंक्तिक था, और पेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा कॉर्टेक्स बना हुआ होता था। इसकी कोशिकाओं के बीच अंतर कोशिकीय वायु स्थान, इंटरसेलुलर एयर स्पेस या जलीय पौधों के समान
वायु गुहाएं पाई जाती थी। मतलब जो वलकुट की कोशिकाएं थी उनके बीच बेटा अंतर कोशिकीय वायु स्थान उपस्थित रहते थे। तो अपन ने आज इसकी बात कर रहे हैं अबाउट द कैलेमाइटिस। कैलेमाइटिस के बारे में अपन आज अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अभी क्या बात कर रही थी, एनाटॉमी ऑफ द रूट ऑफ कैलेमाइटिस। दूसरा आता है बेटा स्टील। तो एस्ट्रोमाइलॉन जड़ में द्वि आदिदारुक से लेकर बहु आदिदारुक रंभ पाया जाता था। तो एस्ट्रोमाइलॉन जड़ में डाइआर्क, 2 पॉलीआर्क स्टील पाई जाती थी। प्रोटोजाइलम से एकांतर क्रम में फ्लोएम ऊतक उपस्थित होता था। रंभ के बाहर द्विस्तरीय 2 लेयर्ड एंडोडर्मिस पाई जाती थी। अब मैं बात करती हूँ तना, स्टेम ऑफ कैलेमाइटिस। मतलब विभिन्न प्रकार के शाखा विन्यास अथवा वृद्धि व्यवस्था के आधार पर स्टेम का वर्णन 3 कूट वंशों के अंतर्गत किया गया है। बेटा रूट का कूट वंश क्या था, एस्ट्रोमाइलॉन। और स्टेम के 3 कूट वंश हैं। पहला है यूकेलेमाइटिस, दूसरा है स्टाइलोकेलेमाइटिस, ये भी कूट वंश है, और तीसरा है कैलेमाइटिना। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैलेमाइटिस के रूट के कूट वंश का नाम क्या है, तो आप कहोगे एस्ट्रोमाइलॉन। और कैलेमाइटिस के तने के 3 कूट वंश लिखिए, तो कौन कौन से हैं, यू कैलेमाइटिस, दूसरा है स्टाइलोकेलेमाइटिस, तीसरा है कैलेमाइटिना। अब बात करते हैं अपन यूकेलेमाइटिस की। तो इसकी संरचना में एक मुख्य स्तंभ पाया जाता था। यह एक प्रभावी प्रारूप था जिसमें मुख्य स्तंभ कुछ ऊंचाई तक शाखित होता था। मतलब यूकेलेमाइटिस में जो मेन स्टेम था, मुख्य स्तंभ था, कुछ ऊंचाई तक तो अशाखित होता था, अनब्रांच होता था, परंतु आगे चलकर मुख्य स्तंभ की पर्व संधियों पर, नोट्स पर 2 या 2 से अधिक शाखाओं की चक्रियां वर्टिकल्स पाई जाती थी। रिपीट कर रही हूँ, मुख्य स्तंभ कुछ ऊंचाई तक तो अशाखित। बेटा वापस बातें मत करो। मुख्य स्तंभ कुछ ऊंचाई तक तो बेटा, हाँ बेटा बोलो। मैं मेरे प्रेजेंट लगा दूं। कौन बोल रहा है, कौन माया बोल रहा खटी। है, हाँ माया माया लगा। खटी। हाँ बेटा माया लगा दी। ठीक है। अब बेटा अब पीछे मत बोलना, डिस्टर्बेंस, ये सब स्क्रीन पे आ रहा है। तो वापस बोल रही हूँ, यूकेलेमाइटिस की बात चल रही है। तो यूकेलेमाइटिस, इसकी संरचना में एक मुख्य स्तंभ पाया जाता था। यह एक प्रभावी प्रारूप था जिसमें मुख्य स्तंभ कुछ ऊंचाई तक अशाखित होता था, लेकिन आगे चलकर इसकी ऊंचाई या आगे चलकर इसकी पर्व संधियों पर 2 या 2 से अधिक शाखाओं की चक्रियां पाई जाती थी। ये शाखाएं बारंबार पुनर्शाखित होकर पादप शरीर को झाड़ीनुमा वृक्ष की आकृति प्रदान करती थी। ये पर्ण चक्र अंतिम उपशाखाओं, फाइनल ब्रांचलेट्स पर पाए जाते थे। इन शाखाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया भी विशेष प्रकार की होती थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक शाखा प्रकंद में जिस बिंदु से उत्पन्न होती थी वहां ये सकड़ी नैरो हो जाती थी, और इसके साथ ही इनका रंभ भी सकड़ा हो जाता था। तो वापस से रिपीट करती हूँ कि ये पर्ण चक्र अंतिम उप शाखाओं पर पाए जाते थे। इन शाखाओं की उत्पत्ति की प्रक्रिया विशेष प्रकार की होती थी। इसके अंतर्गत प्रत्येक शाखा प्रकंद में
जिस बिंदु से उत्पन्न होती थी वहां ये सकड़ी हो जाती थी और इसके साथ ही इनका रंभ भी नैरो सकड़ा हो जाता था। इसके परिणाम स्वरूप प्रकंद की ऊपरी सतह से विकसित ऊर्ध्व शाखाओं का आधारीय भाग सकड़ा होता था। तने की बाहरी सतह रिब्ड धारीदार एवं अनेक उभारों तथा खांचों से युक्त होती थी। इसकी प्रत्येक एकांतर पर्व संधि की खांच या धारी एकांतरित क्रम में पाई जाती थी। अब बात करते हैं अबाउट द स्टाइलोकैलेमाइटिस। इसकी बात करते हैं स्टाइलोकैलेमाइटिस की। तो इसकी संरचना में एक प्रमुख स्तंभ पाया जाता था, मतलब एक मेन स्टेम पाया जाता था, जो आधारीय भाग में अर्थात प्रकंद के ठीक ऊपर शाखित होने के कारण असंख्य ऊर्ध्व एवं समानांतर शाखाओं का एक गुच्छ दिखाई देता था। इन गुच्छों में फिर से शाखाएं उत्पन्न नहीं होती थी। शाखाओं के शीर्ष सिरों पर पत्तियों के चक्र वर्टिसेल्स पाए जाते थे। इनकी पत्तियां छोटी होती थी। अब बात करते हैं कैलेमाइटिना। तो इसकी पादप संरचना में एक स्पष्ट या मजबूत स्तंभ पाया जाता था। तो स्तंभ कैसा होता था बेटा? मजबूत होता था और जो पर्व संधियों में विभेदित होता था। मतलब कैलेमाइटिना फॉर्म जनरा में जो स्तंभ पाया जाता था वो मजबूत होता था और ये स्तंभ पर्व इंटरनोड्स एवं पर्व संधियों नोड्स में विभेदित होता था। इसकी प्रत्येक पर्व संधि पर छोटी छोटी शाखाएं उत्पन्न होती थी। इनको द्वितीयक शाखाएं कहते हैं। इन द्वितीयक शाखाओं पर पत्तियों के चक्र पाए जाते थे। मतलब जो पत्तियों के चक्र मिलते थे वो सेकेंडरी ब्रांचेस पर पाए जाते थे। असामान्य स्थिति में कभी कभी किसी पर्व संधि पर शक्तिशाली शाखा विकसित हो जाती थी। अब मैं बात करती हूँ अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टेम ऑफ कैलेमाइटिस। तो तने के अनुप्रस्थ काट का अध्ययन करने पर इसकी आंतरिक संरचना में विशेष ऊतक क्षेत्र दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? पहला है कॉर्टेक्स, वल्कुट। तो यह क्षेत्र बहुपंक्तिक मृदुत के कोशिकाओं द्वारा निर्मित होता था। मतलब तने में जो कॉर्टेक्स पाया जाता था वो कैसा था? मल्टी सेरिएट था, बहुपंक्तिक था। वह पेरेन्काइमस सेल्स से निर्मित था और वल्कुट दो क्षेत्रों में विभेदित था। मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं वाले बाह्य क्षेत्र मतलब आउटर कॉर्टेक्स, जो कि किससे बना होता था? मोटी भित्ति युक्त कोशिकाओं से बना होता था। दूसरा पतली भित्ति वाली कोशिकाओं के आंतरिक क्षेत्र में विभेदित होता था। और तने में अब बात करते हैं रम की, स्टील की। तो युवा तने में मज्जा के चारों ओर 12 या इससे अधिक संयुक्त संपार्श्वीय संवहन बंडलों का एक वलय पाया जाता था। मतलब जब अपन कैलेमाइटिस के युवा तने का अध्ययन करते हैं तो मज्जा के चारों ओर कॉन्जॉइंट एंड कोलेट्रल वैस्कुलर बंडल्स का एक वलय पाया जाता था। तो कैलेमाइटिस तने की आंतरिक संरचना सामान्य रूप से वैसे तो इक्यूसिटम तने के समान प्रतीत होती थी, लेकिन इक्यूसिटम के विपरीत कैलेमाइटिस तने में द्वितीयक वृद्धि के कारण बनने वाला सेकेंडरी जाइलम अत्यधिक मात्रा में पाया जाता था। कैलेमाइटिस के परिपक्व तने के मध्य भाग में मज्जा कोशिकाओं के विघटन के परिणाम स्वरूप एक केंद्रीय गुहा का निर्माण होता था। मतलब जब कैलेमाइटिस का तना परिपक्व हो जाता था तो इस परिपक्व तने मतलब इस मैच्योर स्टेम
के में क्या होता था, इस परिपक्व तने में जो मज्जा कोशिकाएं थी, पित्त सेल्स थी, वो डिजेनरेट हो जाती थी, नष्ट हो जाती थी, और इन पित्त कोशिकाओं, मज्जा कोशिकाओं के विघटन से एक सेंट्रल कैविटी का निर्माण होता था। इस सेंट्रल कैविटी के चारों ओर अंतः आधिधारुक एंडार्क संवहन बंडल, नाल रंभ, साइफोनोस्टील की उपस्थिति को दर्शाते थे। अधिकांश संरचनाओं के प्राथमिक जाइलम में प्रोटोजाइलम की सर्पिलाकार एवं बलियाकार स्थूलन वाली वाहिनिकाओं के नष्ट हो जाने के कारण इक्यूसिटम के समान कैलेमाइटिस में कैरिनल नाल मतलब कैरिनल कैनाल्स का निर्माण होता था। ये कैरिनल गुहाएं सेकेंडरी जाइलम की सतत वलय से मिले हुए मेटाजाइलम से घिरी हुई होती थी। तो मेटाजाइलम की वाहिनिकाओं में सोपानवत एवं गर्तीय स्क्लेरिफॉर्म इनपिटेड प्रकार के स्थूलन पाए जाते थे। इनके बीच चौड़ी मज्जा रश्मियां पाई जाती थी। कैलेमाइटिस तने के 3 कूटवंशों को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर विभेदित किया जा सकता है। तो कौन कौन सी है बेटा? एक तो है आर्थ्रोपिटस, दूसरा है कैलेमोडेंड्रॉन, तीसरा है आर्थोजाइलम। तो अपन देखते हैं कैलेमाइटियन प्लांट्स showed some variations in their branching pattern, and on this basis 3 subgenera have been recognized. कौन कौन से 3 सबजेनरा हैं? हिंदी मीडियम वाले को बता दिया, यू कैलेमाइटिस, कैलेमाइटीना and Stylocalamitis. Now the question arises, name any 3 subgenera of the Calamitis stem. तो अपन आंसर लिखेंगे यूकैलेमाइटिस, कैलेमाइटीना एंड स्टाइलोकैलेमाइटिस। ठीक है। In eucalymitis, branches were present at almost all the nodes and they were present in pairs. यूकैलेमाइटिस में बेटा क्या होता था? जो ब्रांचेस सारी नोड्स पर उपस्थित होती थी और ब्रांचेस पेयर में पाई जाती थी। लेकिन इन कैलेमाइटीना, nodes with whorls of branches were separated by a series of branchless nodes and internodes. But in Stylocalamitis, there were usually no branches or only few irregularly scattered branches were present. Stylocalamitis में या तो ब्रांचेस शाखाएं होती ही नहीं थी या फिर कुछ irregularly branches पाई जाती थी। The leaves in Calamitis were borne in a whorl at each node of the stem, and the whorls at successive nodes were alternate. And अब मैंने क्या बताया था आपको? कैलेमाइटिस तने के 3 कूटवंशों को उनकी आंतरिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार से विभेदित किया जाता है। कौन कौन से हैं? एक तो है आर्थ्रोपिटस, तो इसकी आंतरिक संरचना में एक कोशिका चौड़ाई की मृदुत्कीय मज्जा रश्मियां क्षैतिज क्रम में व्यवस्थित पाई जाती थी। दूसरा है कैलेमोडेंड्रॉन, तो कैलेमोडेंड्रॉन में स्पष्ट मज्जा रश्मियों के दोनों सिरों पर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स, मृदुत्कीय कोशिकाएं पाई जाती थी। तीसरा है आर्थ्रोजाइलम, इसकी आंतरिक संरचना में 2 संवहन बंडलों के बीच खड़ी मज्जा रश्मियां पाई जाती थी। तो कैलेमाइटिस तने की सेकेंडरी वुड में द्वितीयक काश में वार्षिक वलय अनुपस्थित पाए गए। मतलब जब हम सेकेंडरी वुड का अध्ययन करते हैं कैलेमाइटिस में, तो इसमें एनुअल रिंग्स अनुपस्थित थी, वार्षिक वलय अनुपस्थित थी। तो इस तथ्य के आधार पर
ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि तत्कालीन परिस्थितियों में पूरे वर्ष भर एक समान जलवायु पाई जाती थी। तापमान में परिवर्तन भी कम से कम होता होगा। द्वितीयक वृद्धि के परिणाम स्वरूप वल्कुट में पेरिडर्म परित्वक का निर्माण भी होता था। कैलेमाइटिस के अनेक प्रारूपों में तने का व्यास 50 सेंटीमीटर तक पाया गया है, जिसमें द्वितीयक काश की मोटाई लगभग 6 सेंटीमीटर तक की पाई गई है एवं परित्वक पेरिडर्म की मोटाई करीब 2 से 4 सेंटीमीटर तक की पाई गई है। अब लास्ट बात करते हैं मज्जा की, पित्त की। तो तने के केंद्रीय भाग में पतली भित्ति युक्त तने के केंद्रीय भाग में पतली भित्ति युक्त मृदूत की कोशिकाओं द्वारा निर्मित एक बहुस्तरीय बड़ी मज्जा पाई जाती थी। तो इस तरह